मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ता हूं, पूरा देश जानता है। सुधर जाइए, वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी। तेलंगाना के बाद हम नरेंद्र मोदी को जाके नेशनल लेवल पे हराने जा रहे हैं। जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है, उनकी गारंटी का क्या भला। हम उसको नहीं छोड़ने वाले। सच्ची लड़ाई कांग्रेस पार्टी से। देश में अगर किसी की गारंटी है तो एक ही गारंटी है, वो मोदी जी की गारंटी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत के बाद बीजेपी का हौसला 7वें आसमान पर है। 2024 के चुनावी संग्राम के लिए मोदी की गारंटी को तुरुप का इक्का बता रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत हिंदी हार्टलैंड में करारी शिकस्त झेलने वाली कांग्रेस अब भी राहुल गांधी को जननायक के रूप में पेश कर रही है, लेकिन साथ ही साथ वो बड़ी दुविधा में भी है। और इस दुविधा की वजह भी राहुल गांधी ही हैं, जिनके लिए सिर्फ बीजेपी की तरफ से ही नहीं, विपक्षी खेमे से भी अमेठी से वायनाड तक मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। इंडिया अलायंस में राहुल के लिए मुश्किलें कैसे खड़ी हो रही हैं? राहुल गांधी के पास 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के लिए कोई प्लान है क्या? 2024 में क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएंगे? क्या 2024 में नए सिरे से मैदान में उतरने के लिए कांग्रेस को मजबूत कंधों के भी लाले पड़ने वाले हैं? कांग्रेस और राहुल गांधी से जुड़े इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि 3 हिंदी भाषी राज्यों में हार के बाद कांग्रेस में घमासान किस कदर बढ़ गया है। राजस्थान में मिली शिकस्त की वजह पर अब कांग्रेस में मंथन शुरू हुआ, तो राहुल और गहलोत के बीच बहस का माहौल बन जाने की खबर है। 3 हिंदी भाषी राज्यों में हार जाने के बाद कांग्रेस ने अपनी हार के कारणों का मंथन किया। अब मंथन में जहर निकला या अमृत, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अशोक गहलोत और राहुल गांधी के बीच राजस्थान की हार को लेकर तकरार हो गई। तकरार इस लेवल तक हुई कि अशोक गहलोत ने हार का कारण ध्रुवीकरण बता दिया, तो वहीं राहुल गांधी ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अगर ध्रुवीकरण के कारण राजस्थान में कांग्रेस हारती तो राजस्थान में 40% वोट शेयर कांग्रेस का बरकरार नहीं रहता। राजस्थान की हार के लिए राहुल गांधी ने एक तरह से अशोक गहलोत को जिम्मेदार ठहरा दिया, ये कहकर कि आप प्रचार सही से नहीं कर पाए, जनता के बीच सरकार की योजनाओं का प्रचार ठीक से नहीं कर पाए। यानी राहुल के सामने राजस्थान की हार के लिए गहलोत का वो बहाना नहीं चला जो मीडिया में आकर वो बता रहे थे। इन्होंने स्टेट के मुद्दे उठाए नहीं और इस प्रकार से धार्मिक मुद्दे उठा करके 3 तलाक भी लेके आ गए, 370 भी लेके आ गए, राजस्थान में कन्हैयालाल का मर्डर भी लेके आ गए। झूठ फैला दिया उन्होंने कि मुसलमान को 50 लाख, हिंदू को 5 लाख। इतने झूठ बोल बोल के चुनाव जीत के आए ये लोग। अब इनकी पोल खुलेगी जनता के सामने। कांग्रेस पार्टी हार की वजह पर मंथन में जुटी है, क्योंकि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अब 6 महीने से भी कम समय बचा है, और अगर इसी तरह के हालात बने रहते हैं तो कांग्रेस के लिए दिल्ली की सत्ता तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। यही वजह है कि 3 राज्यों में कांग्रेस को मिली शिकस्त ने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को बल्कि राहुल गांधी को भी टेंशन में डाल दिया है। राहुल को किस प्रकार से तेलंगाना की क्रेडिट तो दी जाए, परंतु राहुल को दोष मुक्त रखा जाए राजस्थान और छत्तीसगढ़ की हार के लिए, मध्य प्रदेश की हार के लिए, तो कहीं ना कहीं ठीकरा गहलोत जी पर फोड़ दो, बाघेल जी पर फोड़ दो, कमलनाथ पर फोड़ दो। इसी प्रक्रिया में वो दोष अशोक गहलोत पर डालते हैं। देखो, अशोक गहलोत राहुल गांधी को कुछ नहीं समझते हैं। वो राहुल गांधी अशोक गहलोत के अलाकामान नहीं है। कई बार ठेंगा दिखा चुके हैं अशोक गहलोत उनको। तो ये मानकर चलिए कि जब कमजोर नेतृत्व होता है तो उसको जो क्षेत्रीय क्षत्रप है वो ठेंगा दिखाते ही है, और अशोक गहलोत ने खूब बार ठेंगा राहुल गांधी को दिखाया। राहुल गांधी को अशोक गहलोत सीरियस लेते नहीं है। इंडिया अलायंस में उथल पुथल और पार्टी की हार की वजह से ही शायद राहुल गांधी ने अपनी विदेश यात्रा को रद्द कर दिया। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाने वाले थे।
लेकिन जिस तरीके के परिणाम कांग्रेस के लिए आए, उसके बाद में राहुल गांधी के विदेश यात्रा जाने की खिल्ली उड़ाई जाने लगी। उसके बाद आनन फानन में यह घोषणा कर दी गई कि अब राहुल गांधी विदेश यात्रा नहीं जाएंगे, और हवाला यह दिया जा रहा है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों के चलते राहुल गांधी का विदेश दौरा रद्द कर दिया गया है। लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं कि राहुल गांधी ने जैसे 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का क्रेडिट लिया था, जिस तरीके से 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी ली थी, उस तरह 3 राज्यों में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? विधानसभा चुनाव में हार स्वीकार करते हुए बस एक ट्वीट कर दिया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जनादेश हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं, विचारधारा की लड़ाई जारी रहेगी। सियासत में सोशल मीडिया की अहमियत तो जरूर है, लेकिन इतनी नहीं कि वो चुनावों में जीत दिला सके। इसीलिए पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस के नेताओं को यह समझा दिया कि सोशल मीडिया पर चुनाव नहीं जीता जा सकता, चुनाव जनता से वेल कनेक्ट होकर ही जीता जा सकता है। चुनाव सोशल मीडिया पर नहीं, जनता के बीच जाकर जीतना होता है। चुनाव जीतने से पहले जनता का दिल जीतना आवश्यक होता है। जनता के विवेक को कम आंकना ठीक नहीं है। हाल के चुनाव में कांग्रेस ने जितने मुद्दे उठाए वो सोशल मीडिया पर जरूर हिट रहे, लेकिन चुनाव में फ्लॉप हो गए। मोदी के खिलाफ सारे आरोप ध्वस्त हो गए, मोदी विरोधियों का सोशल मीडिया कैंपेन भी पस्त हो गया और देश के राजनीतिक नक्शे पर भगवा रंग और चढ़ गया। यानी चुनावी नतीजों ने साफ कर दिया कि झूठे मुद्दों को सोशल मीडिया पर ट्रेंड तो कराया जा सकता है, लेकिन उससे चुनाव नहीं जीता जा सकता। गाली गलौज, निराशा, नेगेटिविटी, ये घमंडिया गठबंधन को मीडिया की हेडलाइन जरूर दे सकती है, लेकिन जनता के दिल में स्थान नहीं दिला सकती। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उनकी पार्टी का हर नेता खुलकर कह रहा है कि 24 में तो मोदी की गारंटी में ही दम है, लेकिन कांग्रेस के लिए तो लगता है कि चुनावी हार के बाद जैसे उसकी चुनौतियां 2014 जैसी हो गई हैं, या कहें कि उससे भी कहीं ज्यादा। वैसे भी 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस खुद को सियासी रूप से कंगाल महसूस कर रही है, और अब कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापों के बाद बीजेपी की राहुल गांधी पर सवालों की बमबारी जारी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बंधु जवाब तो देना पड़ेगा तुमको भी और तुम्हारे नेता राहुल गांधी को भी। ये नया भारत है, यहां पर राज परिवार के नाम पर जनता का शोषण नहीं करने दिया जाएगा। भागते भागते थक जाओगे, लेकिन कानून पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी जी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। जनता की लूटी हुई पाई पाई लौटानी पड़ेगी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सिर्फ 3 राज्यों में चुनाव ही नहीं हारा, बल्कि कहना चाहिए हिंदी पट्टी राज्यों से उसका सफाया हो गया है। बीजेपी को मिली जीत ने कांग्रेस से काफी कुछ छीन लिया। राहुल गांधी की पीएम दावेदारी पर भी असर पड़ा। इसीलिए अब ड्राइंग रूम से लेकर सोशल मीडिया तक और चौक चौराहों से लेकर मीडिया डिबेट में चर्चा यह हो रही है कि राहुल गांधी के लिए विधानसभा चुनाव के नतीजे कितना बड़ा झटका साबित होने वाले हैं। इसके साथ ही लोगों की जुबान पर कई सवाल भी हैं। मसलन, क्या इंडिया अलायंस राहुल को थर्ड चांस नहीं देगा? क्या मोदी से मिली हार के बाद इंडिया अलायंस कप्तान बदलेगा? क्या मोदी के सामने राहुल नहीं लड़ेंगे? क्या 2024 में कांग्रेस के अपने भी राहुल को झटका देंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मोदी अपराजित होते जा रहे हैं और विरोधी 24 के नतीजों को लेकर पहले से ही भयभीत हैं। मोदी विरोधियों के भयभीत होने की वजह भी है क्योंकि कांग्रेस में राहुल गांधी जब से लीडिंग रोल में आए हैं, तब से पार्टी ने कामयाबी के कम और नाकामी के झंडे अधिक गाड़े। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए पार्टी 2019 के लोकसभा चुनाव में कोई खास कमाल नहीं कर सकी। 2023 में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी सरकार गंवा चुकी है। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने उसे बुरी तरह हराया। वहीं मिजोरम में उसे सिर्फ 1 सीट मिली। मैं कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं। बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते हैं।
हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है और अब उसका नतीजा ये हुआ है, मतदाताओं के प्रति उनकी नफरत भी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। उनका लॉन्चिंग फेल होता है, नफरत जनता पे करते हैं। लेकिन पीआर वाले प्रचार क्या करते हैं? मोहब्बत की दुकान का प्रचार करते हैं, इकोसिस्टम लग पड़ती है। विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले तक ये माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर है। राजस्थान में अशोक गहलोत का जादू चल पड़ा है और छत्तीसगढ़ में तो सरकार कांग्रेस की जेब में है। लेकिन इसके बाद मोदी की एंट्री होती है। जनता मोदी की गारंटी पर अपना भरोसा जताती है। होता यह है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर कांग्रेस के लिए कड़ी चुनौती बन जाती है। राजस्थान में राहुल और अशोक गहलोत का जादू उल्टा पड़ जाता है और छत्तीसगढ़ में जेब फटी निकलती है। कांग्रेस और राहुल गांधी को अब यह एहसास होगा कि उन्होंने क्या खो दिया है। हिंदी बेल्ट से कांग्रेस का सफाया हो गया है। साउथ की बात की जाए दक्षिण में तो तेलंगाना और कर्नाटक में उनकी सरकार बची है। पूरे देश में 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी ये मानने को तैयार नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रहे। अब तो इंडी गठबंधन के अंदर भी बहस शुरू हो चुकी है कि राहुल के नाम पर लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। कांग्रेस के सहयोगी सवाल उठा रहे हैं कि कितनी बार राहुल को तारणहार बनाने का नैरेटिव सेट किया जाएगा, राहुल गांधी कितनी बार यात्रा निकालेंगे। इन सब के बीच हिंदू और मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के एंगल पर भी चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि इन चुनावों में कांग्रेस का मुस्लिम वोट तो बढ़ा, लेकिन हिंदू वोट घट गया। इसी घटे हिंदू वोट को कांग्रेस की झोली में लाने के लिए कांग्रेस राहुल को लेकर नया नैरेटिव सेट करने में जुट गई है। यानी हिंदू वोट घटा तो राम मंदिर का मुद्दा बड़ा हो गया और कांग्रेस की टाइमलाइन बदल गई। उनके वीडियो का म्यूजिक भी बदल गया। 9 दिसंबर के कांग्रेस के पोस्ट को देखिए, जिसके कैप्शन में जय सिया राम लिखा गया है और राहुल की राम भक्ति को दिखाया गया है। उनके सनातन अवतार को वीडियो के जरिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मकसद है 24 के चुनाव में मुसलमानों की पैरोकार पार्टी का टैग हटाना। विधानसभा चुनाव में भी राहुल ने कट्टर हिंदू बनने की तमाम कोशिश की, लेकिन फ्लॉप साबित हुए। अब ये भगवान राम का सहारा लेने लगे। जो कांग्रेस पार्टी कहती थी कि राम काल्पनिक है, कोर्ट में कहा कि राम काल्पनिक है, और आजकल राम का नाम लेकर के ये चर्चा कर रहे हैं। ये अलग बात है कि अभी भी इनका ज्ञान इतना सीमित है कि इनको मालूम नहीं कि राम को वनवास 14 वर्ष के लिए हुआ था या 13 वर्ष के लिए हुआ था। यह भी इनको ज्ञान नहीं है। ऐसे लोग जो चुनाव के लिए धर्म का उपयोग करके अपने लोगों को गुमराह करते हैं, ऐसे लोगों को आप जीतने दोगे क्या? जीतने दोगे क्या? वैसे भी राहुल गांधी फिलहाल उत्तर और दक्षिण की राजनीति में फंसे हैं। कांग्रेस के लिए बीजेपी की तरफ से ही नहीं, उनके इंडी अलायंस में ही अमेठी से वायनाड तक की मुश्किलें खड़ी होने लगी हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के अंदर कांग्रेस को लेकर बदले की आग धधक रही है। अगर चुनावी गठबंधन नहीं हुआ तो अमेठी और रायबरेली में इस बार बीजेपी के साथ साथ विपक्षी दलों से भी कांग्रेस को मुकाबला करना पड़ सकता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार के बाद हिंदी बेल्ट में कांग्रेस के भविष्य पर भी सवाल उठने लगे हैं। इंडी अलायंस के नेता राहुल गांधी को वायनाड की बजाय उत्तर भारत से लड़ने की सलाह देने लगे हैं। इंडी गठबंधन में शामिल सीपीएम के नेता एमवी गोविंदन ने राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने पर ही सवाल उठा दिए। सीपीएम नेता ने कहा कि कोई भी कॉमन सेंस वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि राहुल गांधी को अगला चुनाव वायनाड से नहीं लड़ना चाहिए। इससे कांग्रेस पार्टी की हिंदी पट्टी में पकड़ कमजोर होगी। विरोधी ही नहीं, इंडी अलायंस के नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि राहुल की कांग्रेस को सबको साथ लेकर चलना नहीं आता। फिलहाल इंडी अलायंस में ही दबी जबान में चर्चा गर्म है कि 24 में राहुल मोदी के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। सवाल ये भी है कि जो हमारे विरोध में खड़े हैं उन पर देश को भरोसा क्यों नहीं है? दरअसल कुछ राजनीतिक दलों को ये सीधी बात समझ नहीं आ रही है कि झूठी घोषणाएं करके
वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। लोकसभा चुनाव में अब 6 महीने का वक्त भी नहीं बचा और कांग्रेस के पास न तो संगठन को एकजुट करने और कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने के लिए कोई एक्शन प्लान है, न ही प्रदेश नेतृत्व को लेकर स्पष्टता। हिंदी पट्टी के राज्यों में पार्टी का चुनावी प्रदर्शन पिछले 2 चुनावों से निराशाजनक ही रहा। अमेठी के हाथ से निकल जाने के बाद रायबरेली पर भी संकट आ खड़ा हुआ है। इसके साथ ही 2024 में सोनिया गांधी चुनाव लड़ेंगी या नहीं, ये भी पक्का नहीं है। तो सवाल यह है कि हिंदी हार्टलैंड में कांग्रेस के कैंपेन को लेकर क्या समझा जाए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के स्टार प्रचारक तो रहेंगे, लेकिन कांग्रेस में और कोई चेहरा भी बचता है क्या? भला तेलंगाना से आकर रेवंत रेड्डी या कर्नाटक से सिद्धारमैया या डीके शिवकुमार बीजेपी के खिलाफ कितना लड़ सकेंगे, वो भी तब जब सनातन धर्म पर विवाद से लेकर गोमूत्र पीने वाले अनपढ़ जैसी बयानबाजी होने लगी। ऐसे माहौल में लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और उनके दक्षिण के दिग्गज नेताओं की टीम उत्तर भारत के वोटर को कैसे फेस करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो क्या 24 के चुनावी संग्राम के लिए राहुल गांधी अपनी रणनीति बदलेंगे? राहुल ने विधानसभा चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया। पूरे चुनाव में जातिगत जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठाते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से निजी तौर पर टारगेट किया, पनौती तक कहा। पीएम मतलब पनौती मोदी। कभी आपको इधर ले जाएगा, कभी उधर ले जाएगा, कभी आगे पीछे, और पूरा का पूरा फायदा 4-5 उद्योगपतियों को देगा कि बीजेपी देश में नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है, एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रही है। कभी हिंदू मुस्लिम, कभी एक जात को दूसरी जात से लड़ा देंगे। चुनाव नतीजे बता रहे हैं कि लोगों ने ऐसी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। यानी अब पूरी तरह साफ हो चुका है कि 2024 में तो ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। मोदी पर पर्सनल अटैक बैकफायर होने की गारंटी है। तो क्या इसीलिए अमित शाह राहुल गांधी को स्क्रिप्ट पढ़ने वाला कथित तौर पर नासमझ नेता बता चुके हैं? एक नेता लिखा हुआ पढ़ते ही रहने। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि 2024 के लिए एक तरफ बीजेपी लीडरशिप हाई कॉन्फिडेंस से लबालब है, तो दूसरी तरफ बिखरे विपक्ष के साथ कांग्रेस का अपना भी कोई ठोस एक्शन प्लान नजर नहीं आ रहा। इसीलिए विरोधी कह रहे हैं, राहुल तुमसे ना हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।